Hello everyone. So I am here again back with a new chapter of history, that is the Earth and the solar system, and this is of class 6th and the section is geography. So आज जो है हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ने वाले हैं और ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे कर रहे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे आप लोग घर पे पढ़कर. ठीक है, समय को अपने व्यर्थ ना कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे. आप लोग घर में रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने हैंड्स को, अपने एरिया को सैनिटाइज करते रहिए, साफ सुथरा रखिए. इसी से जो है हम लोग कोरोना को दूर कर सकते हैं या फिर उसको खत्म कर सकते हैं. यही एक तरीका है जिससे हम लोग उससे बच भी सकते हैं. जितना से ज्यादा जितना हो सके हमें दूसरों से दूरी बनाए रखना है. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन की सुविधा हमने प्रोवाइड की हुई अपने बच्चों के लिए. तो उम्मीद करता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन से. ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. ठीक है, यानी कि हमारा पृथ्वी और जो सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं, जो भी चीजें हैं उसके बारे में. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो पहला जो है सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज का हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज कहने का मतलब है हेवनली बॉडीज, भारी बहुत ज्यादा भारी वस्तुएं. ठीक है, तो all objects which we see in the sky are called celestial bodies. It are called celestial bodies or heavenly bodies. ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोग अपने आसमान में देखते हैं, ठीक है, उसको हेवनली बॉडीज बोलते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज उसको कहते हैं. ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या हो सकती हैं? वो हो सकते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये हमारे एक सारे क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं या फिर हेवनली बॉडीज कहलाती हैं. ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे सोलर सिस्टम में. गैलेक्सी, अ गैलेक्सी इज एन एरिया that contains thousands of stars. यानी कि गैलेक्सी वो एक एरिया कहलाता है जहां पे बहुत सारे तारे पाए जाते हैं. ठीक है, और वो तारे जो होते हैं वो 100-200 में नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों में वो तारे उस गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, Our sun and other stars present in the sky belongs to galaxy. यानी कि जो हमारा सूरज है और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट कहलाते हैं. ठीक है, और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी इंग्लिश में, और या फिर उसको आकाश गंगा भी कहते हैं. क्लियर? यानी कि जो हमारा सन है और बाकी जितने भी स्टार्स हैं हमारे आसमान में, ठीक है, वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है. और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा. क्लियर? लाइट ईयर. ठीक है, अब देखो जो हेवनली बॉडीज है आकाश में, सेलेस्टियल बॉडीज है जो आसमान में, उनकी दूरी इतनी ज्यादा दूरी है उन लोगों के बीच में. ठीक है, कि हम लोग जो उसको किलोमीटर 100 किलोमीटर या किलोमीटर या फिर माइल्स में नहीं नाप सकते हैं. ठीक है, उसके लिए जो है एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उनके डिस्टेंस को नापने के लिए. उसका नाम क्या है? लाइट ईयर. ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिटवीन टू हेवनली बॉडीज. यानी कि ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने का एक यूनिट है बिटवीन दो हेवनली बॉडीज का. ठीक, अब स्टार्स क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? दे आर द ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट गैसेज. यानी कि स्टार्स ऐसे बॉडीज होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत गर्म गैसों को मिलाकर बनी होती है. दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. क्लियर? यानी कि उनके पास
क्योंकि वो गैसेस के बने होते हैं, ठीक है, हॉट गैसेस के बने होते हैं, तो उनके पास खुद की अपनी रोशनी और गर्मी होती है उनके पास, ठीक है। जैसे कि सन भी क्या है, सन भी एक स्टार माना जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह जिस तरह सन है हमारा, सन जो है हम लोग काफी ज्यादा उसको आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत पास है, ठीक है। ये तो हो गया सन। अगर स्टार्स की पर्टिकुलर स्टार्स की बात की जाए, स्पेशली अगर जनरली स्टार्स की बात की जाए, तो सबसे जो नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के, वो कौन सा है, वो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इट इज द नियरेस्ट स्टार क्लोज टू आवर अर्थ अपार्ट फ्रॉम सन। अगर सन को हटा दिया जाए तो सबसे पास जो तारा पड़ता है हमारे, कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफिंग हो गया कि ये कुछ वर्ड्स हो गए, पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा है जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। आपको बुक की पीडीएफ दी जाएगी चैप्टर की, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। अगर आपको बोर्ड पे देखने में दिक्कत होती है तो आप चैप्टर का जो पीडीएफ मिलेगा उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्लियर। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम, यानी कि जो सन है और बाकी जो उसकी फैमिली कहने का मतलब है कि जो प्लैनेट्स हो गए हैं, ठीक है, जो स्टार्स प्रेजेंट हो गए हैं, जो मेटियोर्स हैं, जो कॉमेट्स हैं, ठीक है, जो मेट्रॉइड्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ द सन। तो द फैमिली ऑफ द सन को ही जो है सोलर सिस्टम कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, अबाउट 100 नोन गैलेक्सी सैटेलाइट्स, जैसे कि मून हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है सोलर सिस्टम की फैमिली है, क्लियर। और जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो किसका पार्ट है, वो एक मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा जो अभी हमने पढ़ा था, वो उसका एक हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सन, ठीक है, सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम एंड इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम के सेंटर में जो हमारा सन प्रेजेंट है, क्लियर। और ये सबसे बड़ा मेंबर कहलाता है हमारे सोलर सिस्टम का। द डायमीटर ऑफ सन इज 109 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो डायमीटर है, जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है, उसका ये सेंटर है, तो उसका ये क्या है, ये डायमीटर है। तो जो डायमीटर है, चौड़ाई है जो सन का, ठीक है, वो कितने टाइम्स गुना बड़ा है, वो 109 टाइम्स जो है अर्थ से बड़ा है। अर्थ के डायमीटर से 109 गुना जो है ज्यादा बड़ा है डायमीटर किसका, सन का। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, यानी कि जो हीट और लाइट जो हमारे धरती पहुंचती है, जो आती है, उसका मुख्य कारण क्या है, हमारा सन है। मुख्य स्रोत कौन सा है उसमें, हमारा जो मुख्य स्रोत है हीट एंड लाइट का अर्थ पे, वो कौन है, सूरज है, सूर्य है, सन है, क्लियर। एवरेज डिस्टेंस इज 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, और जो सन और अर्थ की जो दूरी है वो कितनी है, वो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दूरी ये हो जाती है, क्लियर। द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सरफेस है सोलर सन का, उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वहीं अगर सेंटर की बात की जाए, यानी कि जैसे अर्थ का एक सेंटर होता है अंदर वाला पार्ट, ठीक है, उसी तरह सन का जो इंटरनल जो सेंटर होता है, एकदम बीच वाला जो हिस्सा है सन का, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर कितना है, वहां पर टेम्परेचर करीब 21,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि करीब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है वहां पर टेम्परेचर। करीब कितना है, 1500 करोड़ डिग्री सेल्सियस, हाँ। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 minutes 20 seconds टू रीच अर्थ, यानी कि जो सनलाइट है, सन की जो रेज है, वो अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगती है, 8 मिनट 20 सेकेंड, क्लियर।
द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम टुगेदर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल जैसा जो अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, इसकी वजह से हम अर्थ पे ही रहते हैं, हम लोग उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, या कुछ भी सामान फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है, कोई भी सामान हवा में नहीं रहता। तो वो किसकी वजह से, वो अर्थ की ग्रेविटी है जो हमें खींच के रखती है धरती पे, ठीक है। उसी तरह जो सन की ग्रेविटी है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, वो जो है अर्थ के सोलर सिस्टम में जितने भी उसकी फैमिलीज है उन सबको जो है बांध के रखता है। बांध के कहने का मतलब उसको ग्रेविटी जो है उसको अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने नहीं देता है, उसको अपने तरफ पुल करके रखता है हमेशा। क्लियर? द ब्रिलियंट स्क्रीन ऑफ द सन विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। और जो हिस्सा हम लोगों को सन का दिखाई देता है, सन का जो हिस्सा हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, ठीक है। यानी कि फोटोस्फीयर कहने का मतलब लाइट, एक लाइट का डिस्क, डिस्क मतलब एक गोला, इसका कहने का मतलब क्या है? लाइट ऑफ डिस्क। ठीक है, तो फोटोस्फीयर कहने का लाइट ऑफ डिस्क, यानी डिस्क का एक गोला। क्लियर? तो ये है सन के बारे में फीचर्स, उसके सन के क्या क्या है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर भी सकते हो नोट डाउन, अदरवाइज तुम लोगों को चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, वहां से तुम लोग रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो चुका है, ठीक है। अगर ना भी हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी दिक्कत हो तो एक बार आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा चैप्टर का, जो यहाँ पे समझ में आया वर्ड्स, ठीक है, बस मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लैनेट्स। ऑलराइट, सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। दे आर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि ये सारे जो प्लैनेट्स है ये डिस्टेंस के हिसाब से है, यानी कि सबसे नियरेस्ट ये है सन के, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये फिर ये, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से ये यहाँ पे नाम दिया गया है। सबसे जो फारदेस्ट प्लैनेट है सन से वो कौन सा है? नेपच्यून। और सबसे क्लोज कौन सा है? मर्क्यूरी है। क्लियर? जो प्लैनेट्स है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं, 2 कैटेगरीज में। एक है इनर प्लैनेट्स और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो दिखाता हूं, जैसे मैं ये हमारा सन है, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा मर्क्यूरी, ये हो गया तुम्हारा नेपच्यून। क्लियर? ये वीनस, ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और मार्स और जुपिटर के बीच में तुम्हारे पत्थर मेटेरॉइड्स बोलते हैं इसको, ये प्रेजेंट है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में। क्लियर? तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में जो है हमारे 2 प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया गया है। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे तुम्हारे इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से देख लो एक बार। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर मेड ऑफ रॉक्स। और जो इनर प्लैनेट्स है ये सारे, ये किसके बने हुए? ये पत्थर के बने हुए, रॉक्स के बने हुए हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थ के जैसे दिखने वाले प्लैनेट्स होते हैं।
ये अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट, ये अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ के जैसे दिखने वाले प्लैनेट्स हैं सब, इसलिए उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर। अगर बात करें आउटर प्लैनेट्स की, तो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून, यानी कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैस जाइंट्स, यानी कि जो आउटर प्लैनेट्स है उसको हम लोग गैस जाइंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चारों प्लैनेट्स हैं आउटर वाले, ये सारे किसके बने हुए हैं? ये सारे के सारे गैसेस के बने हुए हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा आउटर प्लैनेट्स, ये हो गया तुम्हारा इनर प्लैनेट्स। क्लियर है आप लोगों को? और ये बीच में जो क्या है, ये इसको मेट्रोइड्स बुलाता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग, प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज। प्लैनेट्स, जाहिर सी बात है प्लैनेट्स जो है हेवनली या फिर सेलेस्टियल बॉडीज मानी जाती हैं। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, और प्लैनेट्स में कभी भी उसका अपना लाइट नहीं होता है, जिस तरह स्टार्स का होता है अपना लाइट, क्योंकि वो गैसेस और डस्ट के बने होते हैं तो उसमें अपना लाइट होता है, बट प्लैनेट्स में अपना लाइट नहीं होता है। क्लियर। दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन, यानी कि वो शाइन कैसे करते हैं? जब सन की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट करती है तब वो शाइन करते हैं। जैसे हमारा मून हो गया, मून भी क्या है? मून भी एक सैटेलाइट है, और जब सन की लाइट उस पर फॉल करती है तब वो हमें दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं देता है। क्लियर। तो प्लैनेट्स भी ऐसी हैं, जब उन पे लाइट पड़ती है सूरज की तो वो अपना लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वो लोग दिखते हैं। ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जितने प्लैनेट्स हैं वो किस शेप में है? वो सारे स्फेरिकल शेप में, गोलाकार शेप में है। क्लियर। दे मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ्स, और जो जितने प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ्स में घूमते हैं, जिसका नाम है ऑर्बिट। पाथ उनके क्या कहते हैं? ये जो पाथ बना हुआ है सारा, ये क्या है? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल कहने का मतलब है ओवल टाइप में है, यानी कि वो सर्कल नहीं है, वो कैसा है? ऐसा है, ठीक है, ओवल टाइप में है। अंडरस्टूड? उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट्स। दे रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और किधर से किधर रिवॉल्व करते हैं? ये वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। While revolving around the sun, they also rotate on their axis. जिस तरह अर्थ का एक्सिस होता है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने का राउंड के जब रिवॉल्व करता है चारों तरफ सन के, तो वो अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है, ठीक है, रोटेट करता रहता है। Each planet takes different time to complete one revolution and rotation, यानी कि हर एक प्लैनेट का जो है अलग अलग टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है, और अलग अलग जो है उसके एक्सिस पे घूमने का टाइमिंग है। क्लियर। ये सबका अलग अलग है। यहाँ पे रेवोल्यूशन क्यों अलग अलग है? क्योंकि जितना दूर होते जाओगे उतना ही ज्यादा जो है टाइम ज्यादा लगेगा रिवॉल्व करने में, तो ये सबसे कम टाइम लेता है और ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है रिवॉल्व करने के सन के अराउंड। क्लियर। तो आई होप क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, तो मिटा दूं इसको। अगर प्लीज इसको एक बार अपने पीडीएफ से जो चैप्टर मिलेगा, चैप्टर को एक बार इस सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आवर प्लैनेट द अर्थ। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर प्लैनेट द अर्थ। ऑलराइट, सो इन दिस टॉपिक वी विल बी स्टडिंग अबाउट आवर प्लैनेट दैट इज अर्थ, ठीक है। अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा अर्थ है, अगर वो देखा जाए हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो तीसरे नंबर पे हमारा जो है प्लैनेट पड़ता है। पहला मर्क्यूरी, फिर विनस, फिर अर्थ। क्लियर। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये पांचवा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, पांचवा बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड का। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमंग इनर प्लैनेट्स। अगर इनर प्लैनेट्स की बात की जाए, हमने पढ़ा था अभी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। अगर इनर प्लैनेट्स की बात की जाए तो इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारा अर्थ माना जाता है, ठीक है। देखो हमारा जो अर्थ है बहुत ही यूनिक माना जाता है, हमारा सबसे बहुत ही यूनिक प्लैनेट माना जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मार्स हो गया, या फिर जुपिटर हो गया, या फिर वीनस हो गया, या फिर मर्क्यूरी हो गया। इसका रीजन है बहुत सारे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रीजन है जो हमारे अर्थ को जो है बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग प्लैनेट बनाता है। पहला है बेस्ट लोकेशन विद द रेफरेंस टू द सन, यानी कि सन के रेफरेंस में देखा जाए तो जो डिस्टेंस अर्थ और सन का वो इतना सूटेबल है कि यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया।
जैसा अगर मान के मर्क्यूरी की या विनस की या मार्स की, तो बेसिकली देखा गया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और यहाँ पे आने में बहुत ठंड और सूटेबल कंडीशंस मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। बट जो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ पे सूटेबल कंडीशंस इतना फेवरेबल है कि यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। इट हैज फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। और यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जो एनवायरमेंट है, जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस है यहाँ पे, वो इतना सूटेबल है, इतना फेवरेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ मेंटेन्स द टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। अब देखो, जो रोटेट करता है हमारा अर्थ, वो क्या होता है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो रोटेट करते समय ये अपना जो टेम्परेचर है, दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और रात में टेम्परेचर कम रहता है, तो टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके रखता है रोटेशन की वजह से अपने। क्लियर, ये हो गया। इट हैज अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन 3 फॉर्म्स। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर जो है यहाँ पे अर्थ पे, वो इतनी सूटेबल है कि पानी के जो लिक्विड के तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्म्स है? फॉर्म्स करने का मतलब रूप, पानी के 3 रूप है, क्या क्या? आइस, सॉलिड, वाटर, लिक्विड और वेपर, गैसेस, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स में जो है यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। यानी कि यहाँ पे जो वाटर की जो प्रेजेंस है हमारे अर्थ पे, वो इतनी अप्रोप्रिएट है, इतनी ज्यादा है कि इसको हम किससे शो करते हैं? ओशंस की वजह से। यानी कि ओशंस इतने हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े ओशंस है, जिसकी वजह से क्या है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल मात्रा में है। क्लियर। प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएट एटमोस्फेरिक विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। यहाँ पे जो एटमोस्फेयर है हमारे अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो इतना एडिक्वेट है, इतना सूटेबल है कि, और इतना अप्रोप्रिएट है कि जो हार्मफुल रेज आती है सन की, उससे जो है हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी एटमोस्फियर। एटमोस्फियर अगर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और वो लेयर्स क्या करती हैं? उन लेयर्स में बहुत अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं, ठीक है। और यही जो लेयर्स है हमें जो है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करते हैं? स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, तो उससे जो है हमें हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर बचाता है, ठीक है। इट हैज ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ का जो एटमोस्फेयर है, हमारा एटमोस्फेयर का अगर पहला लेयर लिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा लेयर लिया है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा सूटेबल है कि उसी की वजह से जो है यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? When the astronauts first, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये तो हमारे फीचर्स हो गए हमारे अर्थ के, क्या क्या जो है, क्यों अर्थ को जो है यूनिक प्लैनेट माना जाता है। आई होप ये क्लियर भी हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि जो when the astronauts first saw the earth from the space, it looked blue in color। यानी कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने धरती हमारे अर्थ को जो है जब स्पेस से देखा था, तो उनको कैसा दिखाई दिया था? ब्लू कलर का दिखाई दिया था। इसलिए जो है हमारे अर्थ को वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर। और पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो प्लैनेट है हमारा वो चपटा है, ठीक है। पहले के जो लोग थे, वो एंशिएंट लोग थे, वो मानते थे कि जो हमारा अर्थ जो है वो खड़ा है एक जगह और सूरज जो है उसके चारों तरफ घूमता है। बट हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि नहीं, सन जो है एक जगह खड़ा है और अर्थ जो उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। एक और चीज हमारे अर्थ ने प्रूव किया, हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने प्रूव किया था, साइंटिस्ट ने प्रूव किया ये कि जो अर्थ है हमारा वो गोलाकार शेप में है, ठीक है। और यहाँ पे और वो थोड़ा टिल्ट हो रखा है, टिल्ट मतलब झुकना, ठीक है। तो और जो अर्थ हमारा वो टिल्ट हो रखा है, यानी कि ऐसे एक्सिस बनाने के बजाय जो है एक्सिस हमारा ऐसे बना हुआ अर्थ का, ठीक है। और हमारा अर्थ जो है यहाँ पे चिपटा सा है, हल्का, पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, सिर्फ पोल्स पे जो हमारा अर्थ क्या है, थोड़ा बल जो रखा है, थोड़ा चिपटा सा है। क्लियर। तो ये सब पहले जमाने के लोग थे कि मानते थे कि नहीं, हमारा अर्थ पूरा फ्लैट सरफेस है और पूरा का पूरा स्फेरिकल नहीं है।
तो उसको जो है साइंटिस्ट ने प्रूव किया और एस्ट्रोनॉट्स ने प्रूव किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, बट थोड़ा सा ऊपर से बल जो रखा है, क्लियर। और इसी की वजह से जो है रोटेशन हमारा होता है अर्थ का, बल जो होने के कारण, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोगों को, आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम आप लोगों को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर। कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मिटा दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो बाकी के प्लैनेट्स है अर्थ के अलावा, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा मर्क्यूरी, यानी पहले नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है, मर्क्यूरी आता है, क्लियर। इट इज नेम्ड आफ्टर मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड, यानी कि ये जो मर्क्यूरी प्लैनेट है ये किसके नाम पे दिया गया है, जो मैसेंजर थे रोमन गॉड के, यानी कि रोमन गॉड के जो मैसेंजर हुआ करते थे पिछले बहुत पहले जमाने में, उन्हीं के नाम पे जो है ये मर्क्यूरी नाम दिया गया इस प्लैनेट को, क्लियर। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, और ये बहुत ही सन के बहुत ही नजदीक प्लैनेट माना जाता है। टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखा जाता है हमारे मर्क्यूरी पे, ठीक है। अगर बात करें डे टेम्परेचर की, कितना होता है वहां पे 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर नाइट की बात की जाए तो नाइट टेम्परेचर कितनी होती है यहाँ पे -170 डिग्री, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा भी पड़ता है, क्लियर। तो ये हो गए टेम्परेचर वेरिएशंस। और मर्क्यूरी का कोई मून नहीं है, जैसे हम लोग का अर्थ का एक मून है, ठीक है, बट मर्क्यूरी का वैसा कोई मून नहीं है, क्लियर। अब आते हैं वीनस पे, नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, यानी कि ये जो है जो रोमन गॉड थे लव एंड ब्यूटी के, उनके नाम पे जो है वीनस नाम दिया गया है। इसका सेम साइज है अर्थ की तरह, अर्थ के जितना साइज है लगभग उतना ही साइज जो है हमारा वीनस का भी है। और इसको जो है अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ ट्विन के नाम से, यानी कि दोनों बहनों के नाम से आना जाता है, ट्विन्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सिमिलर दिखने में लगता है अर्थ के। इट इज विजिबल आफ्टर सनसेट, यानी कि सूरज डूबने के बाद जो है ये वीनस प्लैनेट हमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। और सूरज उगने से पहले, यानी बिफोर सनराइज, यानी जब सन जब निकल रहा था उससे पहले दिखता है, जो उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, क्लियर। और ये बहुत ही ज्यादा गर्म प्लैनेट है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है, ठीक है। वहां का जस्ट बिकॉज कि वहां का जो एटमोस्फेयर है वीनस का बहुत ज्यादा गर्म माना जाता है, ठीक है। और इसका भी कोई मून नहीं है, क्लियर। इसका भी जिस तरह हमारे अर्थ का मून है वैसा इसका भी कोई मून नहीं है, क्लियर। अगर बात की जाए मार्स की, तो इट इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर, यानी कि जो रोमन गॉड में जिसे वॉर को सिंबलाइज करते थे वो लोग, उसी के नाम पे जो है मार्स नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसको जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा लाल दिखता है ये प्लैनेट, क्लियर। जैसे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, उसी तरह मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये प्लैनेट जो है बहुत ज्यादा लाल दिखता है, इसका सरफेस जो है बहुत ज्यादा लाल है। साइज हाफ ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका जो साइज है अर्थ के आधा इसका साइज माना जाता है, ठीक है। और इसका पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी जैसे हम लोग का 24 आवर्स का रोटेशन होता है, इसका भी लगभग जो है 23.5 घंटे का रोटेशन माना जाता है मार्स का, क्लियर। इट हैज 2 मून्स, डीमोस एंड फोबोस, और हमारा जो मार्स है इसके 2 मून्स है, कौन कौन सा, एक तो डीमोस है और दूसरा फोबोस, क्लियर। जुपिटर नेम्ड आफ्टर रूलर ऑफ रोमन गॉड, यानी रोमन गॉड के जो रूलर हुआ करते थे उनके नाम पे जो है जुपिटर पड़ा हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। इट हैज अप्रॉक्स 53 मून्स एंड इज ऑलमोस्ट रेफर्ड टू एज मिनी सोलर सिस्टम बाय नासा, यानी कि जो इसका जो मून्स है इसके, जैसे हमारे अर्थ का एक है, मार्स का 2 है, ठीक है। उसी तरह जुपिटर की बात की जाए तो जुपिटर एक आउटर प्लैनेट है, और इससे करीब 60, अब तो पहले इसके 53 मून्स हुआ करते थे, अब जो है इसका न्यू डिस्कवरी हुआ है मून्स का, तो करीब इसके 85 मून्स हो चुके हैं। और नासा जो है, जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूएसए का ये संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसके अनुसार इसको मिनी सोलर सिस्टम कहा गया है। इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है, क्लियर है यहाँ तक।
आइए देखते हैं नेक्स्ट अपना सैटर्न। तो नेम्ड आफ्टर जुपिटर्स फादर इन रोमन माइथोलॉजी, यानी कि जुपिटर के जो पिता होते थे रोमन गॉड्स में, उनके नाम पे जो है सैटर्न नाम दिया गया है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज ब्राइट रिंग्स ऑफ आइस अराउंड इट। इट हैज 53 मून्स, यानी कि जो हमारा सैटर्न है ये किसके नाम पे दिया गया है? जुपिटर के जो फादर थे ग्रीक रोमन माइथोलॉजी में, ठीक है, उनके नाम पे जो है सैटर्न नाम दिया गया है। प्लस में जो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लैनेट माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो है आइस की रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। और इसके जो कितने मून्स है? 53 मून्स है इसके भी अप्रॉक्स। क्लियर। अब आते यूरेनस। नेम्ड आफ्टर ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, यानी कि ग्रीक गॉड में जो स्काई जिसको माना जाता था उससे, यानी कि ग्रीक के गॉड्स में स्काई किसको बोलते थे? यूरेनस को। उसी के नाम पे जो है ये प्लैनेट का नाम यूरेनस रखा गया है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1781। और किसके द्वारा खोज किया गया था इस प्लैनेट का? इसको खोज किया गया था विलियम हर्शल के द्वारा कब? 1781 में, 1781 में। क्लियर। It also has beautiful rings around it. It has 27 moons. और जो यूरेनस है इस प्लैनेट के चारों तरफ भी जो है हमारे रिंग्स देखे जाते हैं। इसके चारों तरफ भी जो है रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, दिखाई देंगे तुम्हें। और इसके कितने मून्स हैं? इसके 27 मून्स हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आप आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए जो लास्ट जो हमारा प्लैनेट है उसको पढ़ते हैं। नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी, यानी कि सी को रोमन गॉड में जिस नाम से हम लोग सी को पुकारते थे उस टाइम पे वो लोग सी को बोलते थे नेपच्यून, ठीक है, रोमन गॉड में। तो नेपच्यून जो है किसके नाम पे पड़ा था? रोमन गॉड ऑफ सी के नाम पे। क्लियर। इट इज सिमिलर टू यूरेनस इन साइज एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो नेपच्यून है ये इससे बिल्कुल सिमिलर है यूरेनस के, ठीक है, बस रिंग्स नहीं है इसके चारों तरफ। इट इज कॉल्ड ट्विन जायंट्स, यानी कि ये बहुत ही बड़े प्लैनेट्स है दोनों, और इसको क्या बोलते हैं? ट्विन जायंट्स बोलते हैं, ट्विन जायंट्स। इट हैज 8 मून्स, और इसके भी जो है 8 मून्स पाए जाते हैं। क्लियर। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत हुआ होगा। ये तो सिंपल टॉपिक है, बस मून्स के बारे में 2-3 लाइन, सॉरी प्लैनेट्स के बारे में 2-3 लाइन दिया हुआ इसमें। क्लियर, ठीक है। तो कोई भी खैर कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी प्लैनेट के बारे में कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, कोई लाइन, कोई टॉपिक, कोई वर्ड समझ नहीं आया हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उसको टॉपिक एक बार जो पीडीएफ मिलेगा उससे पढ़ भी लेना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स होते क्या है? इसको कहते हैं हम लोग उपग्रह, ठीक है, उपग्रह। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और कंपेनियन, यानी कि कहने का मतलब है, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कंपेनियन और अटेंडेंट। कंपेनियन मतलब साथी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है? साथी। क्या बोलते हैं? साथी। तो ये ठीक, कंपेनियन मतलब साथी होता है। द मून वॉज द ओनली सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम टिल 1610, यानी कि मून जो है 1610 तक जो है ये एक पहला ही जो है एक ऐसा सैटेलाइट माना जाता था, ठीक है। और बाद में जो है नए नए सैटेलाइट्स अलग अलग प्लैनेट्स के डिस्कवर होते गए, ठीक है। और जो आज के टाइम पे जो है करीब 100 ऐसे नोन सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। क्लियर। मर्क्यूरी और वीनस ही ऐसा एक प्लैनेट है जिससे कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। दे डू नॉट हैव देयर नेचुरल सैटेलाइट्स। हमारा मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर। उसी तरह बाकी प्लैनेट्स के भी हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है, यूरेनस के, नेपच्यून के, मार्स के। बस मर्क्यूरी और वीनस ही ऐसा प्लैनेट है जिससे कोई भी मून पाया नहीं जाता है, ठीक है। और जो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं, वह कैसे? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। और प्लैनेट्स का कभी भी अपना लाइट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कैसे? जब सन का रेज उन पे पड़ता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट के बारे में। अब आते हैं मून पे, जो हमारा अर्थ का मून है, ठीक है। द मून इज द हेवनली बॉडी क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी कि मून ही ऐसा एक हेवनली बॉडी है जो बहुत ही पास माना जाता है, हमारे अर्थ के बहुत ही नजदीक माना जाता है, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। क्लियर।
और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कहने का मतलब मान लो ये सर्कल है कोई, तो इसका सेंटर से जो लाइन गुजरता है यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी है, 3480 किलोमीटर की जिसकी चौड़ाई है, ठीक है। इट अपीयर्स ब्राइटर एंड लार्जर देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और यही ऐसा एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा लार्ज हमें दिखाई देता है अर्थ पे, सन से भी ज्यादा, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द मून टेक्स 1.3 सेकेंड्स टू रीच अर्थ, यानी कि क्योंकि देखो मून पे जो है उसका अपना लाइट तो है नहीं, ठीक है, तो अर्थ का जो रे उस पर पड़ता है, अर्थ की जो सनलाइट पड़ती है उस पे, सनलाइट जो पड़ती है उस पे मून पे, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो अर्थ पे आता है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकेंड्स, ठीक है। नो लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू नो एटमोस्फेयर एंड मॉइस्चर, और मून पे जो है कोई लाइफ पाई नहीं जाती है क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर ही नहीं है और ना ही वहां पे मॉइस्चर है। मॉइस्चर कहने का मतलब नमी, पानी, ठीक है। देयर इज नो एयर हेंस साउंड कैन नॉट ट्रेवल ऑन द मून, तो एटमोस्फेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां पे हवा भी नहीं होगी, और हवा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो आवाजें होती हैं, जो हवा में पार्टिकल्स प्रेजेंट होने के कारण पहुंचती है आवाज, ठीक है, तो मून पे वो हवा नहीं है कि जहां से साउंड को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके, यानी ट्रेवल करा सके साउंड को, क्लियर। द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और मून जो है हमारा वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, कहते वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन इज सेम एज अर्थ, यानी कि जो रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम है मून का वो बिल्कुल ही जो है लगभग अर्थ के बराबर ही है, ठीक है। रेवोल्यूशन 365-364 डे का, और जो रोटेशन है 24 घंटे या 23.5 घंटे का उसका मून का भी है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या, क्योंकि सेम रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम है मून का भी, इसी वजह से जो है हमें सिर्फ एक ही साइड जो है ज्यादातर हमें हिस्सा दिखाई देता है मून का, ठीक है। कभी ऑब्जर्व करना तो तुम्हें 2400 घंटे और क्या बोलते हैं 362 दिन जो है तुमको सेम साइड दिखाई देता है मून का, क्लियर। जो डे टेम्परेचर है मून वो कितना है, करीब 120 डिग्री सेल्सियस, यानी काफी ज्यादा गर्मी है। और वहीं अगर नाइट टेम्परेचर देखा जाए मून पे तो -120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब वहां पे सन की रेस पड़ती है तो वहाँ टेम्परेचर जो है करीब 120 डिग्री भी हो सकती है, और जब वहां पे रात होती है तो वहां का टेम्परेचर कितना होता है, -120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है वहां पे, क्लियर। देखो मून पे जो है 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं पहले, सबसे पहले जो गए थे क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों ऐसे बंदे थे, एस्ट्रोनॉट्स थे जो मून पे पहली बार कदम इन्होंने रखा था, ठीक है, कब, 21 जुलाई 1969 में, क्लियर। और उन्होंने जो है बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए थे अलग अलग, ठीक है, और एक्सप्लोर किया था मून को। उसके बाद बाकी कंट्रीज भी गई, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज उसके बाद फिर से दोबारा वहां पे गई थी मून पे, ठीक है, बहुत उन्होंने कोशिश किया। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है, ऑलराइट। सो कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझसे तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है तुम लोगों को मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो एक बार पहले आप लोग एक बार पीडीएफ से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो दोबारा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, फेजेस ऑफ द मून, क्लियर, ऑलराइट। सो नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फेजेस ऑफ द मून, यानी कि कौन कौन से फेजेस जो है मून के देखे जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मून है उसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है, वो सन के रेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। द विजिबल शेप ऑफ द मून चेंजेस फ्रॉम नाइट टू नाइट, इसी वजह से क्या होता है कि जो उसका जो दिखने वाला पोर्शन है मून का वो हर रात को जो है चेंज होता रहता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण भी, क्लियर। तो पहला देखते हैं हम लोग, द फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, यानी कि जब नया मून होता है और जब फुल मून बनता है, ठीक है, यानी कि पहले बस इतना होता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मतलब पूरा मून दिखाई देने लगता है, क्लियर। तो जब न्यू मून टू फुल मून की तरफ जाता है जब इट्स विजिबल पोर्शन इंक्रीजेस, यानी कि जो उसकी दिखाई देने वाली जो पोर्शन है वो बढ़ती जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्स, ठीक है।
यानी कि पहले मून पूरा अंधेरा है, ठीक है, फिर हल्का सा दिखा, फिर और ज्यादा थोड़ा दिखा, फिर और दिखा, फिर थोड़ा सा और दिखा। ऐसे करते करते जब वो पूरा फुल मून हो जाता है, यानी कि जब पूरा गोल दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा की रात, ठीक है, उस दिन को हम लोग जो है वैक्स बोलते हैं। क्लियर। उसी तरह जब पूरा फुल मून हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो है जो विजुअल पोर्शन है वो कम होती रहती है। बहुत पूरा मून होगा फुल, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, तो जो विजुअल पोर्शन है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता रहता है, यानी कि कम होता रहता है, घटता जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेन। ठीक है, वैक्स जब हल्का से ज्यादा दिखाई दे, पूरा फुल मून हो जाए, और वैन जब फुल मून से जब अंधेरा हो जाए। क्लियर। तो वैक्सिंग और वैनिंग इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, और यही जो है फेज है इसको बोलते हैं हम लोग, यही जो वैक्स और वेन है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। क्लियर। मून इज हाफ डार्क एंड हाफ ब्राइट, और मून जो है हमेशा हाफ डार्क और हाफ ब्राइट ही होता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ सन का रेस पड़ता है तो वो ब्राइट होता है, और उसका जो दूसरा पोर्शन है वो क्या हो, वो डार्क रहता है हमेशा, ठीक है। बट बस जो अर्थ का एंगल है, अर्थ की वजह से जो है, जो रोटेशन के और रेवोल्यूशन की वजह से जो एंगल चेंज होता रहता है उसका, इसलिए जो है वो हमें दिखाई देता है कहाँ पे, मतलब जैसे वैसे जो मून है वो तो पूरा एक साइड में पूरा डार्क है, एक साइड में पूरा ब्राइट है, बट जो ये वैनिंग और जो वैक्सिंग और जो वैनिंग है वो एंगल चेंज होता है हमारे अर्थ के हिसाब से, इसीलिए वो वैनिंग प्रोसेस होता रहता है, यानी कि कहीं पे पूरा फुल दिखाई देता है, कहीं पे थोड़ा कम दिखाई देता है। क्लियर। इट इज ओनली द एंगल चेंजेस, यानी कि सिर्फ एंगल चेंज होता है हमारे मून का देखने से, अर्थ से जो है हम जो मून को देखते हैं तो एंगल चेंज होता रहता है, इसी वजह से जो है उसका वैनिंग और वैक्सिंग होता है। क्लियर। ऑन न्यू मून द डार्क हेमिस्फीयर ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, यानी कि जो नया मून होता है, यानी कि जब डार्क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या की रात, ठीक है, उस दिन जो है डार्कर फेज, जो डार्कर जो पोर्शन है, जो डार्कर पार्ट है मून का, वो हमारी तरफ विजिबल होता है, मतलब हमारी तरफ फेस हुआ होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो डार्क रहता है पूरा। ठीक है, कब? न्यू मून के दिन। और फुल मून के दिन क्या होता है कि जो उसका ब्राइट फेज है वो हमारे अर्थ की तरफ झुका रहता है, तो हमें दिखाई देता है पूरा फुल। ठीक है, वो पूरा ब्राइटर जो साइड है मून का वो हमें फेस करता है न्यू मून के दिन। क्लियर? सॉरी, फुल मून के दिन। क्लियर है? अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन सोलर सिस्टम, यानी कि एस्ट्रॉइड्स ऐसे चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट से बहुत छोटी छोटी होती हैं। दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स और मिनी प्लैनेट्स, और उसको जो है प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स को प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है या फिर मिनी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्लियर? ईच एस्ट्रॉइड जो है फॉलोज इट्स ओन ऑर्बिट, यानी कि हर एक एस्ट्रॉइड का, हर एक प्लैनेटॉइड जो है उसका एक अपना फिक्स ऑर्बिट रहता है। द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट इज फाउंड, द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो जैसे कि मैंने उस समय दिखाया था कुछ देर पहले यहाँ पे सोलर सिस्टम बना के, तो मैंने तुमको बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे डॉट डॉट करके दिखाया था ना, तो वही होता है हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्लियर? और ये बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। यहाँ पे करीब मिलियंस और मिलियंस जो है एस्ट्रॉइड्स फाउंड होते हैं इस बेल्ट में। दिस बेल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट 250 मिलियन किलोमीटर टू 600 मिलियन किलोमीटर, यानी कि जो स्ट्रेचिंग है हमारा ये एस्ट्रॉइड बेल्ट का, वो कितना है? करीब 250 मिलियन किलोमीटर से लेकर 600 मिलियन किलोमीटर है। कहाँ से? सन से। इट इज नाउ believed that the asteroids are broken pieces of planets which exploded in the solar system. अब ऐसा माना जाता है कि जो हमारे प्लैनेटॉइड्स हैं या फिर जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, ये टुकड़े हैं प्लैनेट्स के जो एक्सप्लोड हो गए, जो फट गए थे बनने से कुछ समय के बाद। ठीक है, यानी कि अगर अर्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ फटता है या फिर मार्स फटता है, तो वो भी उसके पीसेस क्या होंगे, उसके फ्लोट करते रहेंगे हमारे सोलर सिस्टम में। उसी तरह माना जाता है अब कि जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है या जो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो क्या है? वो ब्रोकन पीसेस है हमारे प्लैनेट्स के। क्लियर? तो ये होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोग टॉपिक, ये आप लोगों को। ऑलराइट, so now let's move to our next topic. Any doubt, please comment in the section, please mention in the section, comment section box. I will get that resolved there. So I got that. Alright, now we are moving to our next topic, that is meteors and meteoroids, comets. Alright, so now we are moving to our next topic, that is meteors. ठीक है,
मेटियोर्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो मेटियोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पत्थर्स होते हैं बड़े बड़े जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। उनको जो है शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ मेटियोर्स कैन ओनली बी सीन व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर। यानी कि मेटियोर्स तभी दिखाई देता है जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो जब वो मेटियोर कब दिखाई देगा हमें, जब वो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करता है तभी वो दिखाई देता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मेटियोर्स होते हैं जो हमारे एटमोस्फेयर के एंटर करने के बाद जो है फ्रिक्शन से जल के गैस बन जाते हैं। बट कई कई मेटियोर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और वो कभी कभी जो है अर्थ से टकरा जाते हैं। क्लियर? तो जब अर्थ से वो टकराते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? मेटेरॉइड्स। क्लियर है? और ऐसा ही एक मेटेरॉइड जो है वो हमारे यूएसए में है। यूएसए में मेटियोर क्रेटर बना हुआ है। ठीक है, मेटियोर क्रेटर बना हुआ कहाँ पे? यूएसए के एरिजोना में। ठीक है, यूएसए के एरिजोना में ऐसा ही एक मेटियोर जो है वो अर्थ से टकराया था। कहाँ पे? यूएसए के एरिजोना में। ठीक है, उसको अब जब वो अर्थ से टकराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। क्लियर? अब आते हैं कॉमेट्स पे। कॉमेट्स आर द ह्यूज लंप ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट। यानी कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स वो चीजें होती हैं, वो बॉडीज होती हैं जो बहुत ही बड़े लंप मतलब इकट्ठा हो जाना। ठीक है, बड़े बड़े जो लम्स होते हैं स्नो और रॉक्स के, जब वो एक साथ ही मिल जाते हैं तो वो कॉमेट्स उनको बोला जाता है। ईच कॉमेट फॉलोज इट्स ओन ऑर्बिट। और हर एक कॉमेट का जो है अपना एक ऑर्बिट फिक्स रहता है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। When comets reach near the sun, they start glowing and develop a long tail। यानी कि जब कॉमेट्स जब सन के पास पहुंचते हैं तो वो कैसा, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं और एक टेल की तरह शो करते हैं, जैसे कि ठीक है, तो उनके एक पूंछ टाइप की ऐसे बन जाती है जब वो सन के पास पहुंचते हैं। क्लियर है? द मोस्ट फेमस इज द हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस कॉमेट माना जाता है। ठीक है, और ये कब सीन हुआ था? ये लास्ट सीन हुआ था 1986 में, यानी कि 1986 में जो है हेलीज कॉमेट को देखा गया था। और ये हमेशा जो है हर एक 76 ईयर्स के बाद जो है ये दोबारा विजिबल होता है अर्थ से। ठीक है, और ये नेक्स्ट कब दिखाई देगा? 2062 में, यानी 2062 में जो है हेलीज कॉमेट दोबारा दिखाई हमें देगा। क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टलेशन, जो कि आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशंस होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर शेप। यानी कि एक ऐसे स्टार्स ग्रुप का जो एक पर्टिकुलर शेप लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, द पीपल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एट्रीब्यूटेड एनिमल्स, पीपल्स एंड मिथिकल बीट्स टू द ग्रुप्स। यानी कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लोग थे ये ऐसे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को जो है किसी एनिमल का शेप देते थे, किसी पीपल का शेप देते थे, या फिर किसी मिथिकल बीट्स का शेप देते थे। ठीक है, द कॉन्स्टलेशंस वर यूज्ड एज अ गाइड फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। और इन कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल करके जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लोग अपने क्रॉप्स को प्लांट करते थे और हार्वेस्टिंग किया करते थे। ठीक है, और कॉन्स्टलेशंस की अगर बात किया तो जो सबसे इजिली रिकॉग्नाइजेबल यानी कि जो सबसे आसानी से जो पहचाना जाए कॉन्स्टलेशन, वो कौन सा है? वो सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि। ठीक है, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। तुम लोग देखोगे अभी तो तुम लोग को आसानी से वो दिख जाएगा। कब, कहाँ पे? ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन में देखना, करीब 10 बजे करीब। ठीक है, ऊपर ऐसे वहां पे तुम लोग को दिख जाएगा। तो ये हमारा ये चैप्टर जो है, आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक्स तुम लोगों को। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं और मेटियोर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो आप लोग रिक्वेस्ट है प्लीज कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं वहां भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। और जो पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को इस चैप्टर का, प्लीज वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और
एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस चैनल का नाम है स्टडी ट्रीट। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक्स क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर जरूर से जरूर पढ़िएगा तभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा होमवर्क का, क्वेश्चन आंसर्स का और चैप्टर का पीडीएफ। ठीक है, वहां से आप लोग अपने होमवर्क को फेयर कॉपी में क्लियरली कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम लोग की ज्यादा उसको चेक कर पाए जैसे जैसे हमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेफ रहिएगा घर पे। ठीक है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए कोरोना से। ठीक, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिए। ठीक है, तो प्लीज घर पे आराम से बैठ के पढ़िएगा आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।